शेयर होगी बुक अपने साथ। हो गई है। अच्छा यार एक तो बात ये कि देखो हमने जो भी टॉपिक डिस्कस हम लोग कर रहे हैं ना, हमने किया ना यार, उसको अपने वर्ड बाय वर्ड अपने उसको जरूर पढ़ा करें। मैं अगेन और अगेन समटाइम हम जो है ना वो मेन जो चीज़ें होती हैं, मेन टॉपिक एम्फेसिस होता है, मैं उसको कवर करता हूँ। कोशिश होती है बुक में मुझे ये बड़ी आसानी रहती है कि मोस्टली चीज़ें कवर हो ही जाती हैं, लेकिन स्टिल ये है ना कि वर्ड बाय वर्ड पढ़ें तो आपकी अपनी क्लैरिटी के लिए बेहतर होता है। दूसरा ये है कि उसमें से जो ना फिर कोई चीज़ मिस नहीं होती। इवन ये होता है फिर एग्जाम में हम उसमें से कोई भी चीज़ जो भी टॉपिक हमने पढ़ा हुआ उसमें से कोई भी स्पेसिफिक कंसेप्ट या कोई चीज़ डिस्कस हुई है उसको हम लोग कर सकते हैं। लेकिन आप पढ़ते हैं कोई ऐसी चीज़ मिस हुई है, आप मुझसे बाद में पूछ भी सकते हैं। ठीक है, समटाइम इंटेंशनली मिस करता हूँ, समटाइम अनइंटेंशनली मिस हो सकती है। ठीक है, तो आप इसको ना टॉपिक को जरूर एक बार वो जरूर किया करें। ऐसा फीडबैक हीटर्स है, इस पर बाद में आता हूँ। ये बेसिकली पावर प्लांट की डायग्राम है। रियल पावर प्लांट्स में बेसिकली किस तरह आपके जो है वो गैस टरबाइन, डिफरेंट फीड वाटर हीटर्स और डिफरेंट पंप्स। सर आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही, पीछे शोर आ रहा है। हेलो, अभी आ रही है? हेलो, यस सर ठीक है, आवाज Yes, बोले। आ रहा है। थोड़ा थोड़ा शोर है। अच्छा, आपको ज्यादा शोर है जब कुछ समझ आ रही है? समझ आ रही है सर। आ रही है, चलें। अच्छा, फीड वाटर हीटर जो है, चॉइस ऑफ फीड वाटर हीटर जो है वो आमतौर पे पावर प्लांट्स में हम लोग जो फीड वाटर हीटर की डिफरेंट टाइप्स हमने पढ़ी हैं। ठीक है, ओपन टाइप हैं, क्लोज में कैस्केडेड, बैकवर्ड है, फॉरवर्ड है। तो वो हम पावर प्लांट में किस तरह प्लेस की जाते हैं, उसमें ये मेनली 3 पॉइंट्स हैं। हमेशा आप जो है एक ओपन फीड वाटर हीटर जो हमेशा हर पावर प्लांट में जरूर लगता है, जो एज अ डीएरेटर काम करता है। डीएरेटर ये होता है कि स्टीम के अंदर बेसिकली आपकी जो गैसेज होती हैं, ठीक है, डिफरेंट ऑक्सीजन, CO2, जो भी जो उसके अंदर डिजॉल्व नहीं होती, तो ये जो गैसेज होती हैं बेसिकली गैसेज को को निकालने के लिए डीएरेटर यूज़ करता है। डीएरेटर क्या करता है कि बेसिकली जब भी जो ये गैसेज होती हैं, ये गैसेज उस स्टीम से निकलने के लिए एक सर्टेन हायर टेम्परेचर के ऊपर जो है बेसिकली वो फिर एग्जॉस्ट होती है। तो इसलिए वे यही करते हैं कि जो स्टीम आप एक्सट्रैक्ट करते हैं उस स्टीम को फीड वाटर के साथ मिक्स करते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि उसका टेम्परेचर बढ़ता है और फिर उसकी हेल्प से आप जो गैसेस को जो वो एस्केप करवाते हैं या वहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो एक फीड वाटर जरूर जो है ना, एक यानी कि डीएरेटर जरूर हर पावर प्लांट में लगा होता है। और डीएरेटर वो क्या है, वो एक्चुअली ओपन फीड वाटर हीटर ही है। तो बेसिक वो पावर प्लांट की वर्किंग के लिए जो है वो एक ओपन फीड वाटर हीटर जरूर लगा होगा, जो कि जिसका डबल पर्पज है, वो एज अ डीएरेटर भी काम कर होगा और साथ ही एज अ वो जो है ओपन फीड वाटर हीटर के तौर पर भी काम कर होगा। अच्छा, this type of feed water heater is usually placed near the middle of the feed water system, where the temperature is most conducive to the release of non-condensable gases. ये जो non-condensable gases हैं, आप उनके जो है वो जब आप वो गैसेज हैं उसके लिए वो आपने देखना है कि अब डीएरेटर के बेटर वर्किंग के लिए हो कि आपको एक सर्टेन टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, तो आपने उसको उस टेम्परेचर में फिर प्लेस करना होता है कि जिसके ऊपर वो आपका अपना पर्पस बेटर सर्व करे। अच्छा, दूसरा ये है कि the closed type feed water heater with drains cascaded backward is the most common type used both before and after deaerator. डीएरेटर जो है वो अपने एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे प्लेस होगा, लेकिन उसके यूजली जो है उससे पहले और उसके बाद में एक जो है मोस्टली वो आपके एक जो है वो क्लोज फीड वाटर हीटर जो है वो कैस्केडेड बैकवर्ड वाला वो जरूर प्लेस होगा। ठीक है, usually has integral de-superheating and drain cooler section in the high pressure stages, but no superheating section in the low. यही जो मैंने ऑलरेडी बात की थी कि हाई प्रेशर के ऊपर जो आपका जो फीड वाटर हीटर लगा होता है उसमें उसके अंदर डी-सुपरहीटिंग वाला भी आता है, क्योंकि उसमें जो स्टीम इन हो रही होती है, जो हाई प्रेशर के ऊपर स्टीम जो है जब टरबाइन से इन करते हैं तो स्टिल पॉसिबिलिटी है कि उसमें आमतौर पे वो क्या होती है, वो सुपरहीटेड स्टेट पे होती है।
तो उसमें फिर वो जब हीट लूज करती है जो आपकी जो स्टीम है, तो डेफिनेटली उसमें एक डीसुपरेटिंग भी होती है। उसके बाद फिर उसकी जो कंडेंसेशन होती है, और उसके आगे फिर जब वो सब कूलिंग की तरफ भी जा सकता है, तो उसमें वो ड्रेन कूलर्स भी सेक्शन भी होता है। लेकिन जब अगर आप लोअर प्रेशर के ऊपर जो होता है, उसमें आमतौर पे जो स्टीम जो आती है टरबाइन से, वो यूजली वेट स्टीम होती है। मैक्सिमम यानी कि सेचुरेटेड हो सकती है, या इवन जो है वो सेचुरेटेड वेपर पॉइंट्स भी नीचे हो सकती है, यानी कि उसके अंदर वेट हो सकती है, उसके अंदर स्टिल कुछ लिक्विड भी हो सकता है। तो इसमें आपके पास डीसुपरेटिंग की जरूरत नहीं होती, इसमें आमतौर पर कंडेंसेशन वगैरह जो है वो आपके पास होती है। और जो है वो समटाइम इसमें ड्रेन कूलर भी इसमें हो सकता है, लेकिन इसमें डीसुपरेटर नहीं होता। तो हाई प्रेशर के ऊपर डीसुपरेटर भी सेक्शन भी होता है। अच्छा, उसके अलावा वन क्लोज फीड वाटर हीटर विद ड्रेन्स पंप फॉरवर्ड इज ऑफन यूज्ड एज द लोएस्ट प्रेशर फीड वाटर हीटर टू पंप ऑल अक्यूमुलेटिंग ड्रेन्स बैक इनटू द फीड वाटर लाइन एज इनके। अच्छा, अब होता यह है कि आपके पास लेट्स सपोज ये आता हूँ इसमें, इसी को हम देख लेते हैं। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि आपके पास यहाँ पे कर्सर आया हो, आपको नजर आ रहा होगा, एक आपके पास इसी तरह जो है वो किसी भी ऑप्टिमम पॉइंट के ऊपर, वो लाजमी नहीं है वो एग्जैक्टली मिड वाला टेम्परेचर पॉइंट हो, जो भी नॉन कंडेंसेबल गैसेस को निकालने के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, उस टेम्परेचर पे आपने एक ओपन जो है वो फीड वाटर हीटर लगा दी, जो कहता है डीरेटर काम कर रहा है। फिर उसके बाद एटलीस्ट वन जो आमतौर पे क्या होता है कि एक ऊपर क्लोज फीड वाटर हीटर, एक नीचे भी फीड वाटर हीटर। अब जो ऊपर फीड वाटर हीटर लगे उनमें क्या होगा, उसमें डेफिनेटली क्या है, उसमें डीसुपरेटिंग यूनिट भी होगा, यानी यहाँ से जो अगर इन हो रही है स्टीम, तो उसमें वो उसकी क्या होगी, वो डेफिनेटली सुपरेटर स्टेट पे होगी, डीसुपरेटर। फिर आगे ये कंडेंसेशन वाला पार्ट, फिर आगे स्टिल अगेन उसमें जो है वो ड्रेन कूलर भी हो सकता है। ड्रेन कूलर क्या है, वो सेंसिबल कूलिंग है, यानी कि आप जो है वो लिक्विड साइड पे आप आ रहे हैं। अच्छा, मजीद कूल डाउन होता है। अब जो लोअर अगर आप आते हैं, तो लोअर में आमतौर पे क्या होता है कि वेट स्टीम, यहाँ से वेट स्टीम इन हो रही होती है, यहाँ पे कोई सुपरहीटेड वाला सेक्शन नहीं है, और इसमें स्टिल ड्रेन कूलर प्लस ड्रेन कूलर हो सकता है। अच्छा, अब ये एक और बात यह है कि अब आप मल्टीपल जितने भी हों, 2-4 जो भी आपने फीड वाटर हीटर लगाए हुए हैं, ऊपर क्लोज फीड वाटर हीटर है वो कैस्केडेड बैकवर्ड होते हैं। यानी कि क्या होता है कि एक ऊपर वाले फीड वाटर हीटर से फिर उसको थ्रॉटल करके नीचे वाले फीड वाटर में उसको थ्रो करते हैं। जो स्टीम जब हीट दे चुकी होती है, तो उसको बाद में लूप में शामिल करने के लिए उससे नीचे वाले फीड वाटर हीटर में आमतौर पर क्या है, थ्रॉटल करके करते हैं। बैकवर्ड में क्या होता है, वो थ्रॉटलिंग करके नीचे वाले में देते हैं, ये करते हैं। लेकिन जो लास्ट वाला होता है, जब ये सारा है, तो लास्ट वाले फिर उसको पंप फॉरवर्ड करते हैं रैदर देन उसको कंडेंसर में फेंकने की बजाय। तो लास्ट वाला आमतौर पे यूजली जो आपके पास क्या होता है, वो आपके पास क्लोज जो है वो फीड वाटर हीटर आमतौर पे पंप फॉरवर्ड वाला जो आपके पास लगा होता है। और एक और बात बताऊँ, यही एक वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन होती है कि जब अगर हम सारे अगर हम फॉरवर्ड लगाएं, अगर 3 है, 4 है, 5 है, तो फिर हर एक जब भी अगर आप उनको क्लोज फीड वाटर हीटर फॉरवर्ड टाइप अगर बनाएंगे, तो उसमें ये होता है फिर आपको हर एक के लिए अलग पंप आपको यूज़ करना पड़ता है। और वही बात है कि आप जितने नंबर ऑफ सिस्टम बढ़ाते जाएंगे, इतनी फिर आपकी कॉम्प्लिकेशन आपकी बढ़ती है, नहीं किया जाता। अच्छा, डायग्राम को जरा शेयर करूँ। ये आपको ये डायग्राम नजर आ रही होगी, ठीक है। अच्छा, अब इसमें बेसिकली वो आमतौर पे जो रियल पावर प्लांट्स की डायग्राम्स आपको इसी शेप में मिलेगी। हम बेसिक कंसेप्ट बेसिकली हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है, जो है वो स्टूडेंट लेवल के यहाँ पे BS लेवल पे, कि आपके पास एक पावर प्लांट में मेनली इवन ये भी डायग्राम जो है बेसिकली उसका एक सिंपल ओवरऑल जो मेन लूप दिखा रही है, जिसको हम पावर लूप कहते हैं, जिसमें हमारे पास ये हम सिंपल स्टीम का लूप दिखा रही है। वैसे तो ओवरऑल रियल पावर प्लांट में आपके पास BOP होता है, बैलेंस ऑफ प्लांट, हम उसको बोलते हैं
जिसमें आपके पास जो है वो फ्यूल की कंडीशनिंग एरिया होता है, डीमन वाटर प्रोडक्शन का आपके पास एरिया होता है, वाटर की कूलिंग के लिए जो कंडेंसर में सप्लाई करता है उसका अपना एरिया होता है। तो ये डिफरेंट बाकी जो आपके सेकेंडरी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो भी आपके पास पावर प्लांट्स में बेसिकली मौजूद होते हैं। तो हम सिंपली जो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं मेनली सिंपल रनकाइंड साइकिल की बात करते हैं, जिसमें जो सिंपली जो है स्टीम को किस तरह जो है वो हीट देते हैं, प्रेशराइज करते हैं, हीट देते हैं और उससे बेसिकली टरबाइन में सिंपली पावर लेते हैं और उसके बाद फिर इसी तरह वो आगे स्टीम जो आपकी कंडेंसर में चली जाती है और कंडेंस होती है। तो अगर रियल पावर प्लांट में अगर आप देखें तो आप इवन सिंपली उस पावर साइकिल को सिंपली अगर हम देखें तो उसमें हमारे पास ये टरबाइन के दो सेक्शन बने हैं, हाई प्रेशर टरबाइन, इंटरमीडिएट टरबाइन, इसी तरह लो प्रेशर टरबाइन सेक्शन, फिर आगे मजीद ये देखें डिफरेंट लो प्रेशर टरबाइन सेक्शन आपके पास बने। अब इसमें आपके पास स्टीम आ रही होगी, ठीक है, हाई प्रेशर पे आपके पास स्टीम आ रही होगी, फिर उसके बाद जब हाई प्रेशर से आती है, आने के बाद फिर जो है ये यहाँ पे इसकी एक्सपेंशन होती है, इससे कुछ वर्क प्रोड्यूस हुआ, दोबारा फिर चली जाती है और हीटर की तरफ जाती है, फिर दोबारा रीहीट होकर फिर इंटरमीडिएट के ऊपर आती है। यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये मेंशन किए हुए हैं, ये पॉइंट्स बता रहे हैं कि ये डिफरेंट फीड वाटर हीटर में सप्लाई है। यहाँ से जो उसको रीहीटर की तरफ भी भेज रहा है, साथ ये देखें ये फीड वाटर ए यहाँ पे ये शो किया जा रहा है, ये इस फीड वाटर हीटर में भी ये बेसिकली यहाँ पे ये स्टीम प्रोवाइड की जा रही है। अच्छा, अब ये डिफरेंट जो है आपके पास टरबाइन के सेक्शन में से जो स्टीम गुजरने के बाद यहाँ से आपके पास ये कंडेंसर में जाती है, कंडेंसर में आपके पास जाने के बाद ये कंडेंसर से जो स्टीम है ये आपकी आती है मेनली ये यहाँ पे ये फीड वाटर हीटर में आ रही है मेन जरूर। अब फीड वाटर हीटर्स क्या है में आप इसको हीट अप करके आप फिर इसको यहाँ से फिर इसको बॉयलर में भेजते हैं, ये इस पॉइंट पर। तो अब आप डिफरेंट सेक्शन पे अगर आप देखें तो डिफरेंट टरबाइन में से डिफरेंट पॉइंट के ऊपर आप जो ये यहाँ से इंटरमीडिएट के ऊपर यहाँ से स्टीम एक्सट्रैक्ट की, ठीक है, बी, इसी तरह सी आपके पास होगा यहाँ पे जो है सी, लेट्स सी माइट भी ये सी माइट भी ये था, सी था, इसके अलावा ये यहाँ पे ये आपके पास डी आपके पास आ रहा है, ये ई है, ये एफ है और ये आपके पास जी है, ठीक है। तो ये डिफरेंट पॉइंट है जिनके ऊपर जब वो स्टीम एक्सट्रैक्ट करके ये डिफरेंट फीड वाटर हीटर्स में देते हैं। अब इन फीड वाटर हीटर्स में अगर आप चेक करें तो ये आपके पास यहाँ पे ये आपके पास ओपन फीड वाटर हीटर लगा हुआ है, ठीक है। ओपन फीड वाटर हीटर इस टेम्परेचर के ऊपर जब वो बेस्ट एज अ डिएरेटर काम करता है, उसकी प्लेसमेंट इस टेम्परेचर के ऊपर यहाँ पे ये कर दी है। लेकिन इसके लोअर साइड पे और इसकी इसी तरह बल्कि एक इसकी लोअर और हायर साइड पे आपके पास फिर डिफरेंट जो है वो आपके पास फीड वाटर हीटर लगे हुए हैं जो कि क्लोज टाइप फीड वाटर हीटर है। अब इसमें अगर आप देखें इससे अबव सेक्शन में आई मीन हायर प्रेशर के ऊपर ये जो लगे हुए हैं आपके पास ये कैस्केडेड बैकवर्ड है। ये देखें कैस्केडेड बैकवर्ड में यह हो कि यहाँ से जो आपके पास जो स्टीम है उसको आप उससे लोअर वाले में आप थ्रो कर रहे हैं, फिर उससे इसके बाद ये इस लोअर वाले में ये थ्रो हो रही है, फिर इसके बाद जो है यहाँ पे तो क्योंकि ये सारी फिर मिक्स होकर फिर क्या होती है यहाँ पे तो ये ओपन है तो इसमें ये मिक्स होकर सारी फीड वाटर हीटर में फीड वाटर में जाती है और उसमें ये सारी जो है वो टोटल उसी का पार्ट बन के फिर एक जो है वो आपका पंप होकर फिर ये आगे चले जाता है। लेकिन इसी के बाद अगर हम यहाँ पे आते हैं तो इसी तरह यहाँ पे जो क्लोज फीड वाटर हीटर है उससे ये बैक, इससे अगेन इससे फिर बैक और इससे जाने के बाद फिर आपके पास तो ये लास्ट वाला फीड वाटर हीटर है, यहाँ पे आपके पास ये देखें ये बैकवर्ड नहीं है बल्कि यहाँ से क्या होता है ये बजाय कंडेंसर में फेंकने के बजाय यहाँ पे क्या करते हैं कि इसको जो एज ये फॉरवर्ड लगा होता है जिसकी भी हम बात कर रहे थे। तो लास्ट वाला फॉरवर्ड होता है जिसमें सारे के सारे ये जो ड्रेन्स थे आपके पास जो कंडेंसेट आता है ये सारा कम्युलेट यहाँ पे होके ये इसी जो ऊपर वाली जो स्टीम आ रही है जो जी से इस स्टीम के साथ जो कूल डाउन होती है और साथ ये वाली ये सारे इकट्ठे जो है वो यहाँ पे ये इसको पंप फॉरवर्ड कर देते हैं, उसका पार्ट बना देते हैं फीड वाटर का। तो अच्छा, इवन इसके अलावा हम आगे अभी हम देखेंगे कि आपके पास इवन इसके अलावा और डिफरेंट लूप्स होते हैं जिनमें लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल आप अगर प्रोसेस इंडस्ट्री में चले जाए तो डिफरेंट प्रोसेस इंडस्ट्री में प्रोसेस टीम की भी जरूरत होती है। तो ऐसे भी होता है कि वहाँ पे जो आपके पास जो बॉयलर है और जो टरबाइन है, बॉयलर के अंदर जो स्टीम प्रोड्यूस की जाती है वो उसकी क्वांटिटी इतनी की जाती है कि ताकि वो इंडस्ट्री की ना तो स्पेसिफिक उस इंडस्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट पूरी करता है बल्कि उसकी स्टीम की प्रोडक्शन पूरी रिक्वायरमेंट पूरी करता है। लेकिन स्टीम अब जिस टेम्परेचर पे आपको चाहिए होती है, लेट फॉर एग्जांपल मैं बात से करता हूँ कि लेट आपको वो चाहिए जो है वो 300
सिंडिकेट के ऊपर आपको स्टीम चाहिए। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन जो आपको आपको जो है वो आपको उसके लिए 500 सिंडिकेट के ऊपर आप चाहते हैं, क्योंकि उसकी बेटर एफिशिएंसी के लिए। तो 500 के ऊपर आप सप्लाई करते हैं टरबाइन को, वो एक्सपैंड होती है। तो जब उसका टेम्परेचर उसमें जिस स्टेज के ऊपर जाकर उसका टेम्परेचर आपके पास अचीव हो रहा होता है, फॉर एग्जाम्पल आपको 300 पे चाहिए थी, तो 300 जब उसके पास जब टेम्परेचर होता है तो वहाँ पे आप जो अमाउंट आपको रिक्वायर्ड होती है स्टीम की, आप उसको वहाँ से एक्सट्रैक्ट करवाते हैं। तो जो आपकी इस तरह रिक्वायरमेंट है, दोनों इलेक्ट्रिसिटी और इसी तरह जो स्टीम रिक्वायरमेंट जब वो बेसिकली दोनों पूरी की जाती हैं ऐसे प्लांट से। अच्छा, हीट रेट आम तौर पे पावर प्लांट में एफिशिएंसी की भी बजाय ना जो है वो ज़्यादातर हीट रेट की टर्म यूज़ की जाती है कि पावर प्लांट का हीट रेट क्या है। और इवन गवर्नमेंट भी जो है ना, जब भी आपका जो है एनटीडीसी है कार्बन एनटीडीसी, वो भी पावर प्लांट के उनके साथ बेसिकली जो है हीट रेट की फॉर्म में बात करते हैं। तो आमतौर पर यूजली आपको पावर प्लांट के डॉक्यूमेंट्स में आपको हीट रेट की जो है वो आपको मिलेगा। बेसिक हीट रेट की डेफिनेशन है क्या, अगर देखा जाए तो ये सिंपल एफिशिएंसी का जो है वो बेसिकली उसका रेसिप्रोकल है। एफिशिएंसी हम कैसा डिफाइन करते हैं, वो हम डिफाइन करते हैं जो आपके ना वर्क प्रोड्यूस किया डिवाइडेड बाय जो हीट वर्क प्रोड्यूस करने के लिए हीट ऐड करने पड़ते हैं उसको करते हैं। तो ये सिंपली इसको आप रेसिप्रोकेट कर दें, ठीक है, टर्मिनेटर न्यूमरेटर को सिंपल आपस में रिप्लेस कर दें, तो हमारे पास क्या आता है कि हीट एडेड जो नीचे थी उसको ऊपर ले जाएं, हीट एडेड टू साइकिल, और नेटवर्क साइकिल वर्क उसको नीचे लाएं, तो ये आपके पास हीट रेट है। लेकिन इसमें एक और डिफरेंस किया, हीट रेट को स्पेसिफिक यूनिट्स में हम लोग करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो हीट एडेड है उसको हम बीटीयू की फॉर्म में पुट करते हैं, और जो नेट साइकिल वर्क है उसको हमेशा किलोवाट आवर की फॉर्म में हम लोग करते हैं। तो जब आपके पास ऊपर यूनिट डिफरेंट है और नीचे यूनिट डिफरेंट है, इस वजह से क्या होता है, यूनिट कैंसिल नहीं होती। एफिशिएंसी में क्या होता है, एफिशिएंसी में हमारे पास हम परसेंट की फॉर्म में बात करते हैं या पॉइंट्स की फॉर्म में बात करते हैं, वहाँ कभी भी हमने यूनिट मेंशन नहीं करते, क्योंकि वो यूनिट ऊपर और नीचे सिंपल कैंसिल आउट हो जाता है। सेम यूनिट्स हम ऊपर नीचे हम लोग पुट करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंट यूनिट्स यूज की जाती है, बिटर थर्मल यूनिट यूज की जाती है हीट एडिशन के लिए, और साइकिल वर्क के लिए हम लोग किलोवाट आवर हम एनर्जी के। अब ये दोनों बाय द वे ये दोनों अब यूनिट ये भी नोट कीजिएगा, ये एनर्जी की फॉर्म में यूनिट्स हैं, या इसी तरह आप इसको पावर की फॉर्म में करना चाहेंगे तो दोनों को वही आर से सिंपली डिवाइड कर दें, बात वही है, ठीक है। तो लेकिन मेन डिफरेंस क्या है एफिशिएंसी और इसमें डिफरेंस यही है कि आपके पास जो हीट एडिशन है वो आपके पास बीटीयू या बीटीयू पर आर में, और जो आपके पास वर्क है वो किलोवाट या किलोवाट आवर में जो है बेसिकली पुट करेंगे। इस वजह से इसकी स्पेसिफिक अपनी इसकी एक यूनिट आएगी, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हीट रेट में आपके पास अब इट डिपेंड्स कि आप जिस बेस पे आप कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप नेट के ऊपर कर रहे हैं जो है या ग्रॉस के ऊपर नेटवर्क के ऊपर कर रहे हैं या ग्रॉस वर्क के ऊपर कर रहे हैं। नेट साइकिल वर्क का मतलब तो ये है कि आप क्या कर रहे हैं कि टरबाइन में से जो सारे आपके जो वर्क जो कंजम्पशन है पावर प्लांट की वो सब निकालने के बाद जो फाइनल बायर जा रही है वो हमारे पास आमतौर पर नेट होती है, ठीक है, वो हमारे पास नेट साइकिल वर्क होता है। या अगर हम सिंपली अगर हम आमतौर पर हम अपने प्रॉब्लम में हम लोग जो करते हैं वो तो बेसिकली पावर प्लांट का कह रहे हैं या पावर स्टेशन नेट स्टेशन कह रहे हैं। बल्कि सॉरी एक और चीज़ ये डिफ्रेंशिएट बल्कि कर दूँ, ठीक है, एक होता है नेट साइकिल वर्क और एक है नेट स्टेशन पावर, ये वर्क है। नेट साइकिल वर्क तो सिंपल हमने काम नहीं करी, एक साइकिल है, उस साइकिल के अंदर पावर प्रोड्यूस टरबाइन कर रही है, पावर कंज्यूम पंप कर रहा है। आपने क्या किया, उस टरबाइन में से उस जो है पंप का वर्क अगर आप निकाल देते हैं तो सिंपली आपके पास क्या आ रह जाता है, आपके पास वो नेट साइकिल वर्क रहेगा। लेकिन जब स्टेशन की बात करते हैं तो स्टेशन में जिस तरह मैं आपको बता रहा था डिफरेंट बीओपी एरियाज हैं, ठीक है, डिफरेंट आपके पास फ्यूल की और वाटर की और कूलिंग वाटर डिफरेंट उनकी कंडीशनिंग के यूनिट्स लगे होते हैं, तो उनकी अपनी एनर्जी कंजम्पशन है। तो जो भी आपके पास डिफरेंट सेकेंडरी साइकिल लगे होते हैं उनकी कंजम्पशन, यानी एक तो साइकिल की अंदर जो पंप्स लगे हैं वो तो सारे वो भी, और इसके अलावा बाकी भी जो आपके पास सेकेंडरी जो लूप डिफरेंट चल रहे हैं, जो भी आपके पास डिफरेंट सेक्शन ऑपरेट कर रहे हैं,
वो सारी की सारी ओवरऑल जो पूरे उस पावर प्लांट की जो कंजम्पशन है वो निकालने के बाद टरबाइन जो प्रोड्यूस करी है, तो आगे जो ग्रिड को डिलीवर हो रही होती है वो एक्चुअली नेट स्टेशन पावर उसको बोलते हैं, वो हमारे पास नेट स्टेशन पावर आएगी। तो जिस बेस के ऊपर आप हीट रेट कैलकुलेट कर रहे हैं वो आप नेट साइकिल की बेस पे कर रहे हैं, वो नेट साइकिल हीट रेट उसको करें। अगर ग्रॉस है, ग्रॉस में सिंपल फिर आप मीन क्या हुआ कि आप सिंपल सीधा सीधा टरबाइन की बात कर रहे हैं, फिर टरबाइन जितना प्रोड्यूस कर रही है। इसी तरह का स्टेशन है, तो स्टेशन में भी इसी तरह आपके पास नेट स्टेशन आ जाएगी, ठीक है, और इसी तरह आपके पास जो वो ग्रॉस स्टेशन आ जाएगी, ग्रॉस टरबाइन जनरेटर यहाँ पे। अच्छा, अब ग्रॉस स्टेशन में थोड़ा डिफरेंस ये है कि अब जो जनरेटर है, अब सिंपल टरबाइन में और जनरेटर में फिर डिफरेंस है, क्योंकि जब टरबाइन जनरेटर है वो डेफिनेटली उसमें अंदर फिर उसके अपने जनरेटर के अपने लॉसेस आते हैं, वो एक्जैक्टली 100% को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट नहीं करता, ठीक है। तो जितना जनरेटर प्रोड्यूस कर रहा है अगर हम उसको ले लें, आने के उस प्रोडक्शन में से फिर कंज्यूम भी बाकी करते हैं, उनको उसको हम अभी न करें, तो सिंपल वो हमारे पास गैर हमारे पास आ गई ग्रॉस टरबाइन जनरेटर की जो पावर होगी वो बेसिकली ग्रॉस स्टेशन हमारे पास हीट रेट आ रहा होगा। अच्छा, ये चीज समझें जो मैं बात कर रहा हूँ, मेरी आवाज सही आ रही है ना आप लोगों को? यस सर आ रही है। अच्छा, हीट रेट बेसिकली हम क्यों यूज करते हैं, इसका मकसद क्या है? अगर आप देखें, ये हमें बेसिकली कॉस्ट बताता है कि हमारे पास जो है कोई भी हम लेट्स सपोज प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, लेट्स सपोज 1 यूनिट, 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर 1 यूनिट होता है ना इलेक्ट्रिसिटी का। उसको प्रोड्यूस करने के लिए हमें कितनी उसके ऊपर हमें जो है वो हीट ऐड करनी पड़ रही है, फिर वो हीट ऐड जो है 1 BTU कितना उसके ऊपर में ऐड करना पड़ता है, फिर उसी BTU जो है उस 1 BTU की कॉस्ट कितनी है। तो बेसिकली कॉस्ट एनालिसिस के लिए ये डायरेक्टली जो है HR बेसिकली यूज होता है, हीट रेट यूज होता है, ठीक है। तो यानी कि कितने हीट ऐड करनी पड़ेगी, तो हीट एडेड पर देखा जाए तो पर यूनिट ऑफ वर्क ये बेसिकली, तो ये BTU पर किलोवाट आवर से क्या हुआ कि एक पावर प्लांट, उस पावर प्लांट में यानी मैं नेट स्टेशन की बात करूं तो उस नेट स्टेशन में मुझे 1 किलोवाट आवर मुझे देगा कितना, मैं जो है वो बेसिकली उसमें BTU जो है लेस, मैं इसको बल्कि अगर मैं इसको एनर्जी की फॉर्म में अगर बात कर लूं तो 1 किलोवाट आवर मुझे उसके लिए कितनी मुझे BTU मुझे देनी पड़ेगी, तो इसलिए हीट रेट की फॉर्म में बेसिकली बात करें। फिर वही अगर मुझे BTU मुझे वहां से निकल आता है तो फिर मुझे वहां से फिर हम कॉस्ट निकाल सकते हैं कि एक BTU जो हम हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके लिए कितना फ्यूल हमें बर्न करना पड़ रहा है, ठीक है। वो फिर फ्यूल से हमें हो जाएगा, अब उसमें डेफिनेटली उसकी बॉयलर की अपनी एफिशिएंसी आएगी, फिर उसमें सारी फिर जो है फिर कॉस्ट आएंगी कि इतना फ्यूल बर्न करके इतना आता है, तो फिर वो जितना इतना फ्यूल है उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है, फिर वहां से हमारे पास कॉस्ट आ जाती है कि 1 किलोवाट आवर प्रोड्यूस करने के लिए हमें जो है वो कितनी जो है हमें जो है हमें वो बेसिकली 1 यूनिट प्रोड्यूस करने में कितनी हमें टोटल कॉस्ट पड़ती है। एक मिनट, अच्छा 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3412 BTU, ठीक है। अच्छा, हीट रेट और थर्मल एफिशिएंसी का बेसिकली आपस में ये रिलेशनशिप है। सिंपली आप क्या करें, अगर जो है एफिशिएंसी की डेफिनेशन को हीट रेट की एफिशिएंसी को अगर आप वो करें ना कंपेयर, तो आपके पास सिंपल जो उसमें जो डिफरेंस है वो क्या है, वो सिंपल हम क्या करते हैं, हम एफिशिएंसी में तुम क्या करते हैं, हम सिंपल जो है वो एक यूनिट यूज़ करते हैं, सपोज ऊपर किलोवाट आवर हो रहा है, नीचे भी किलोवाट आवर होता है, इसमें हम क्या करें उसमें BTU, तो सिंपल वो BTU और किलोवाट आवर का जो डिफरेंस है वो 3412 है, तो बेसिकली इससे बेसिकली ये आपका वो रिलेशनशिप है जो एक्चुअली हीट रेट का और एफिशिएंसी का। तो सिंपली अगर हमें एफिशिएंसी भी हमें पता हो तो बेसिकली उस हम जो है वो हीट रेट हम लोग फाइंड कर सकते हैं, सिंपल वो यूनिट का डिफरेंस है।
अब लोग ऐसे फाइंड तो कर लेंगे ना, अब हीट रेट फाइंड करने को मसला तो नहीं है ना, सिंपल, बिल्कुल सिंपल सा है। आप हीट एडिशन आपको पता होनी चाहिए, और आपको जो जो साइकिल वर्क है आपको पता होना चाहिए। फिर वही अगर ग्रॉस है या नेट है, वो साइकिल का है या वो स्टेशन का है। तो आई होप ये कर लेंगे ना आप लोग। यस सर। अच्छा, ये हमने लास्ट में प्रॉब्लम हम कर रहे थे, उसमें हमने ये डिस्कस भी कर लिया था, प्लेसमेंट ऑफ फीड वाटर हीटर्स जो डिफरेंट हम प्लेस करते हैं। तो उनको प्लेस करने का मकसद ये होता है कि आप जो है, ताकि जो यहाँ से फीड फीड वाटर आ रहा है उसका जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग टेम्परेचर हम लोग इंक्रीज कर सकें, ताकि इकोनोमाइज़र में जब वो जाए तो यानी बॉयलर में जब जाए तो वो इकोनोमाइज़र की जो रिवर्सिबिलिटीज़ हैं वहाँ पे वो कम से कम हो, क्योंकि वहाँ पे जब जाता है तो बहुत लो टेम्परेचर पे फीड वाटर अगर जाता है तो वहाँ पे जितना डेल्टा टी होगा इतनी ही रिवर्सिबिलिटीज़ हम तो एक्सटर्नल रिवर्सिबिलिटीज़ हम लोग कम करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमने ये देखा था कि अगर हम इसको अगर हम ये काम करेंगे, अगर इसका टेम्परेचर जितना ज़्यादा राइज करना तो इतनी ही ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर हमें स्टीम फिर हमें एक्सट्रैक्ट करनी पड़ती है। तो लेकिन अगर आप एक फीड वाटर यूज़ कर रहे हैं और उसे बहुत हायर स्टीम के ऊपर अगर हम कर रहे हैं, हायर प्रेशर के ऊपर स्टीम हमें या हायर टेम्परेचर के ऊपर स्टीम हम उसमें फीड वाटर में इन करते हैं, तो फिर इंटरनल इसके जो रिवर्सिबिलिटीज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो जो फीड वाटर हीटर के अंदर रिवर्सिबिलिटीज बहुत ज़्यादा बढ़ देंगी, क्योंकि उसमें फीड वाटर जो आ रहा है उसका टेम्परेचर बहुत कम होगा। एक तरफ से वाटर आ रहा है और दूसरी तरफ से स्टीम का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो डेल्टा टी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। दूसरी तरफ अगर हम उसको बहुत लोअर पोजीशन पे अगर हम लगाते हैं, लेस पोज हमने अगर एक ही लगाना है, तो अगर हम दूसरी तरफ हम अगर लोअर के ऊपर हम लगाते हैं तो उसमें फिर ये होता है कि ठीक है, वो उसके फीड वाटर हीटर के अंदर तो टेम्परेचर बहुत कम है स्टीम के और जो यहाँ से फीड वाटर आ रहा है, लेकिन मसला ये है कि आगे उसका फिर जो एक्सटर्नल रिवर्सिबिलिटीज है वो अपने को खास रिमूव नहीं की, वो स्टिल दे रहा है, तो यहाँ पे एडवांटेज का कम होता है। इसलिए फिर जो है उसकी प्लेसमेंट हम लोग ये यहाँ पे एग्जैक्टली जो दरमियान वाला टेम्परेचर है जो बॉयलर और जो कंडेंसर के दरमियान एग्जैक्टली उसके ऊपर प्लेस करते हैं। और इसी तरह का आपने 2 3 4 जो फीड हीटर लगाने हैं तो एग्जैक्टली क्या करते हैं, आप इनको सेम यही डेल्टा टी के डिफरेंस के ऊपर जो वो इसको पुट करते हैं, जिसका बेसिकली ये यानी ये फार्मूला बनता है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कि बॉयलर का और कंडेंसर का टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय n प्लस n है आपके पास नंबर ऑफ फीड वाटर हीटर जितने लगाने हैं। अगर हमने एक लगाना है तो ये सिंपल 1 + 1 2 हो जाएगा, तो सिंपल उसकी एवरेज हो जाएगी, उसके एवरेज टेम्परेचर के ऊपर लगाएंगे, ठीक है। और ये टेम्परेचर कौन से हैं, ये बॉयलर और कंडेंसर के अंदर सैचुरेशन वाले टेम्परेचर है, ठीक है। अच्छा, बाकी अच्छा रियलिटी में एक और चीज़ है कि रियलिटी में आपके पास यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट थे, रियलिटी में ना ये हम लोग यहाँ पे ये देख रहे थे, पढ़ते इसमें जगह पे था कि रियलिटी में क्या होता है कि आपका जो ओपन फीड वाटर हीटर होता है ना या डीएरेटर है, डीएरेटर की प्लेसमेंट आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लगाते कि भाई किस पॉइंट के ऊपर जो है मुझे सबसे बेस्ट वो एज अ फीड वाटर हीटर मुझे एफिशिएंसी देगा। आपका काम वहाँ पे डीएरेटर का काम ये है कि नॉन कंडेंसेबल गैसेस को एक्सट्रैक्ट करवाना स्टीम में से, तो उसकी प्लेसमेंट आप उस टेम्परेचर के हिसाब से आप करते हैं। पर किसका आगे एक्सप्लेनेशन भी है इसके ऊपर आता है यहाँ पे इस effect of delta T between feed water heaters on the cycle heat rate. टोटल फीड वाटर टेम्परेचर राइज, फीड वाटर में कितना टेम्परेचर आप राइज करते हैं, और रिडक्शन हीट। अच्छा, रिडक्शन इन हीट रेट का मतलब, इसका मतलब क्या है, अगर हीट रेट कम होता है इसका मतलब क्या है, एफिशिएंसी क्या होगा एफिशिएंसी के साथ, अगर हीट रेट कम होता है तो एफिशिएंसी के साथ क्या होगा, तो बताएं। हीट रेट कम होता है तो एफिशिएंसी बढ़ेगी कम होगी, बढ़ेगी जी बढ़ेगी। हीट रेट कम होता है तो एफिशिएंसी बढ़ेगी, डेफिनेटली रेसिप्रोकल है ना बेसिकली। हीट रेट बता क्या रहा है, यही तो बता रहा है कि आपको एक वर्क प्रोड्यूस करने के लिए कितनी हीट देनी पड़ेगी। तो जितने अगर हीट रेट कम हो रहा है, कम से कम हीट दे रहे हैं सेट टू प्रोड्यूस सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क, इसमें एफिशिएंसी बढ़ रही है, सिंपल रेसिप्रोकल है। तो हीट रिडक्शन इन हीट रेट का ही तो हम चाहते हैं, तो ये रिडक्शन हीट रेट आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ऊपर की तरफ एफिशिएंसी बढ़ रही है। अच्छा, अब ये जो 1 2 3 4 5 और ये 10, अब ये जो ये शो कर रहे हैं नंबर ऑफ फीड वाटर हीटर, अगर एक फीड वाटर हीटर लगाते हैं तो उसका ये ग्राफ है, 2 लगाते हैं तो उसका ये वाला ग्राफ है, 3 का ये वाला है, 4 का ये, 10 का ये। अच्छा, अब देखें अगर एक फीड वाटर हीटर लगाते हैं, ये सबसे पहले तो मैं इसके बारे में ये आपको ये बता दूं, ये हमारे पास जो डायग्राम, ये जो प्लॉट हुआ है, ये है हमारे पास
जो प्रेशर, जिस प्रेशर के ऊपर आपके पास बॉयलर जो है वो 1000 psi के ऊपर है और जो कंडेंसर 1 psi, तो जो अंदर जो सैचुरेशन जो उनके टेम्परेचर है वो है 544 और 101.74 फॉरेन डिग्री हाइट आपके पास टेम्परेचर है। ये बॉयलर का ये और ये आपके पास कंडेंसर का। तो अगर मैं एक लगाऊंगा तो मुझे वो बेस्ट एफिशिएंसी किस पे देगा? इन दोनों की एवरेज करूंगा सिंपल, 544 प्लस 101 डिवाइड बाय 2, ये कितना बनता है? 645 बन जाता है। 645 को 2 से डिवाइड कर दें, ऐसे ही होगा ना, ऐसे ही होगा ना। सर ये एवरेज वाली बात दोबारा बता दें। नहीं सॉरी ऐड कर रहा हूं मैं, माइनस करना था, माइनस 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 माइनस, अब वो फॉर्मूले में माइनस है। तो 544 में से 101 को माइनस करूंगा तो क्या होगा? ये आ जाएगा मेरे पास 444 आ जाएगा ना तकरीबन, यानी कि 4 कह लें या 443 कह लें। हाँ, और तो ये 443 को डिवाइड करेंगे मजीद, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये 222 हमारे पास आता है। तो 222 एग्जैक्टली वो दरमियान वाला टेम्परेचर है जिसके ऊपर बेसिकली मेरे पास आएगा। यानी कि ये अगर मैं इस बात ये कर रहा हूँ कि मेरे पास अगर एक ही फीड वाटर हीटर हो, फॉर एग्जाम्पल ये एक ही है, ये 2 वाला बस प्लेस है, ये 3-1 को निकाल दें, तो ये एग्जैक्टली इसके दरमियान आना चाहिए ना। तो ये 101 के ऊपर है, ये 505, तो 55 में से 101 निकालूंगा, माइनस करूंगा तो टोटल डेल्टा टी आ जाएगा। इस डेल्टा टी को डिवाइड करूंगा, मैंने एक अगर लगाना है तो मैं 2 से डिवाइड करूंगा, नीचे 1 प्लस n प्लस 1 है ना, तो n 1 है तो 1 प्लस 1 2 हो गया, तो सिंपल 2 में डिवाइड कर दूंगा। तो ये जो एग्जैक्टली मेरे पास 222 के ऊपर जो है वो फाइनाइट के ऊपर मेरे पास लगेगा। तो इसी चीज को अगर देखें तो ये जब इस बेस्ट, सबसे बेस्ट एफिशिएंसी, यानी कि ऑप्टिमम प्लेसमेंट का मतलब ये कि सबसे बेस्ट एफिशिएंसी जब आपको देता है, ऊपर या नीचे करते हैं तो एफिशिएंसी उसकी कंप्रोमाइज होती जाती है ओवरऑल पावर प्लांट की। क्यों इसलिए कंप्रोमाइज होती जाती है कि अगर मैं उसको लेके जाता हूँ हायर टेम्परेचर के ऊपर लेके जाता हूँ तो फिर उसकी इरिवर्सिबिलिटी फीड वाटर के अंदर बहुत ज्यादा बढ़नी शुरू हो जाती है। और जिसकी वजह से क्या होता है, ये देखें अब यहाँ पे ये देखें, ये अराउंड आप कह लें कि 220 के आसपास, जो भी 222 को दिखाया हुआ ये मोर लेस ये उस वहां पे आपको एफिशिएंसी ये बेटर दे रहा है। तो ये वही चीज शो की अगर एक लगाते तो इस टेम्परेचर के ऊपर आपको एफिशिएंसी बेटर देगा। अच्छा, अब अगर मैं इससे हायर की तरफ जा रहा हूँ तो ये देखना 500 डिग्री, तो इसमें क्या हुआ कि हायर टेम्परेचर की तरफ उसको प्लेस करता हूँ, 400 पे करता हूँ तो उसकी कंप्रोमाइज हो गई यहाँ से। उसका मतलब ये हुआ कंप्रोमाइज। अच्छा, एफिशिएंसी बढ़ी है ओवरऑल, फिर भी देखना रिडक्शन हीट रेट तो बढ़ा है, ये स्टिल 4 से अबव होगा, लेकिन ऑप्टिमली प्लेस्ड नहीं है, एफिशिएंसी इतनी नहीं बढ़ी, क्योंकि अब फीड वाटर हीटर के अंदर अब जब ऊपर कर किया है तो उसका क्या हुआ कि फीड वाटर हीटर के अंदर रिवर्सिबिलिटी जो है वो बढ़ना शुरू हो गई। ठीक है, वो कंप्रोमाइजर। जब नीचे की तरफ आते हैं तो इकोनोमाइजर में आपके पास एफिशिएंसी जो आपके पास है वो आपके पास नहीं बढ़ती, वो आपके पास जो है वो इकोनोमाइजर में सॉरी इकोनोमाइजर में आपकी जब अब नीचे की तरफ लगाते हैं तो इकोनोमाइजर में आपकी इरिवर्सिबिलिटीज आपकी बढ़ती जाती हैं। ऊपर करते हैं फीड वाटर में, फीड वाटर हीटर में बढ़ती जाती है इंटरनल साइकिल में। नीचे की तरफ करते हैं तो हमारा काम मकसद ये था कि ये ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करके भेजें ताकि इकोनोमाइजर में कम हो। तो इधर से जाते हैं तो फिर हमारे पास इकोनोमाइजर में, बॉयलर में एक्सटर्नल जो इरिवर्सिबिलिटी है हमारी बढ़ती जाती है, यहाँ तक कि अगर हम उसको जीरो में प्लेस करें तो इसका मतलब यही है कि कंडेंसर के साथ ही आप उसको लगा दें, उसका तो वो इसका मतलब तो ये है कि वो कुछ भी नहीं कर रहा, तो इसलिए यहाँ पे ये बेसिकली एग्जैक्टली जीरो पे है। अच्छा, अब अगर हम 2 फीड वाटर हीटर यूज करते हैं तो उस सिनेरियो में हमारे पास क्या आएगा? अब जो फीड वाटर हीटर अगर हम बढ़ाते जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे किया था तो ये था कि फीड वाटर टेम्परेचर राइज हम 222 तक कम कर सकते थे। जब हम ज़्यादा फीड वाटर हीटर लगाएंगे तो हम उसका टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास क्या आएगा उस सिनेरियो में? पहले लेट्स सपोज हमने लगाया था यहाँ पे सिर्फ एक वाला, ये वाला, तो वो उसने कितना इंक्रीज कर सकता था? वो सिर्फ यहाँ तक टेम्परेचर इंक्रीज कर सकता था, जो क्या था 222 था। जब हम 2 लगाएंगे तो 2 में क्या आएगा? अब ये तो 3 लगे ना, जब हम 2 लगाएंगे तो उसमें क्या होगा? एक जो है यानी कि अब इसको हम 3 हिस्सों में कर देंगे, एक यहाँ कहीं पे आ जाएगा और एक यहाँ पे आ जाएगा, तो ये ऊपर वाला आएगा, तो उसका मतलब क्या हुआ कि अब हम 2 के बजाय हम यहाँ तक हम टेम्परेचर इंक्रीज कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम 3 लगाते हैं तो देखें 3 में क्या हुआ? अगर सिर्फ एक लगाया हुआ था तो वो यहाँ तक टेम्परेचर इंक्रीज कर सकता था। जब हमने 3 लगाए तो उसका मतलब क्या हुआ? ये ऊपर वन वाला देखें हायर वाला यहाँ पे लगा हुआ था, यहाँ तक फीड वाटर हीटर टेम्परेचर इंक्रीज कर सकते हैं। तो नीचे वाला जो ग्राफ ने शो ये कर रहा है कि आप कितना फीड वाटर हीटर टेम्परेचर आप कितना इंक्रीज कर सकते हैं। तो अगर 3 लगाएंगे यहाँ तक, अगर 4 होते तो फिर उसको 4 हिस्सों में करते तो थोड़ा 4 वाला माइट भी थोड़ा सा यहाँ से ऊपर आता,
तो फिर हम और जो है वो यहाँ पे उसका फीड वाटर हीटर का टेम्परेचर हम इंक्रीज कर सकते हैं। इस तरह का 10 लगाते तो 10वां माइट भी यहाँ पे आ रहा होता आपके पास, इसको सबको बराबर डिवाइड करते तो मजीद फीड वाटर हीटर हम टेम्परेचर हम उसका इंक्रीज कर सकते हैं। तो अच्छा, तो इसलिए फिर क्या हुआ कि अब आपके पास यहाँ पे ये देखें मैक्सिमम आपके पास यहाँ पे ये यहाँ तक हम करेंगे तो ये ऑप्टिमली, यानी ऑप्टिमली प्लेस का मतलब के ऊपर हमारे पास यहाँ पे फीड वाटर हीटर यहाँ तक हम इंक्रीज कर सकते हैं, यहाँ पे ऑप्टिमली प्लेस करके यहाँ तक कर सकते हैं। इसी तरह ये देखें जो बढ़ाते जाते हैं आपके पास ये आपके पास बढ़ता जाता है। अच्छा सारी कर्व्स किस चीज का है सारी है जी, क्या चीज? सारी जो कर्व्स बने हुए 1 2 3 4 ये सारी नंबर ऑफ फीड वाटर हीटर्स है। जी जी बिल्कुल, यानी कि एक फीड वाटर हीटर अगर लगा हुआ तो ये उसका ये कर्व है। उसका मतलब ये है कि आप अगर एक फीड वाटर हीटर लगा हुआ है तो उसमें अगर फीड वाटर हीटर का टेम्परेचर अगर मैं इंक्रीज करता हूँ, ये इंक्रीज का मतलब क्या है? इंक्रीज का मतलब ये शो कर रहा है कि मैं फीड वाटर हीटर प्लेस कहाँ पे करूँ, किस टेम्परेचर पे। क्योंकि फीड वाटर हीटर जिस टेम्परेचर, इसका मतलब ये है कि मैं उसमें फीड वाटर हीटर प्लेस का मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि किस प्रेशर या किस टेम्परेचर के ऊपर मैं उसमें स्टीम इन कर रहा हूँ, उसकी प्लेसमेंट ये बता रही है, यही है ना। तो स्टीम में जितना जिस टेम्परेचर पे इन करूंगा फीड वाटर हीटर का टेम्परेचर उसी तक जा सकता है ना मैक्सिमम, उससे ज्यादा तो नहीं जा सकता, ठीक है। जितना हायर के ऊपर मैं लगाऊंगा इतना ही ज्यादा मैं स्टीम हायर टेम्परेचर पे उसमें से एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, इस टेम्परेचर पे ले रहा हूँ, ठीक है। स्टीम अगर मैं उसको हायर प्रेशर पे प्लेस कर रहा हूँ या हायर टेम्परेचर पे प्लेस कर रहा हूँ तो इतना ही मैं फीड वाटर का जो टेम्परेचर है इतना ही मैं ज्यादा राइज कर सकता हूँ। तो अगर मैंने एक लगाया हुआ है तो फिर मैं मैक्सिमम तो राइज मैं चाहूँ तो मैं 400 पे भी लगा सकता हूँ, लेकिन मैं 400 पे लगाऊंगा टेम्परेचर तो बहुत ज्यादा राइज हो जाएगा। लेकिन उससे क्या होगा, ये देखें ये कर्व है किसी का, ये है रिडक्शन हीट रेट, यानी कि ये एफिशिएंसी इंक्रीज कर है बेसिकली इस तरह ऊपर जाते जाते तो एफिशिएंसी इंक्रीज होती जा रही है, नीचे आते आ रहे हैं तो एफिशिएंसी डिक्रीज हो रही है। तो अगर मैं उसको एक ही लगा रहा हूँ और मैं 400 पे लगा रहा हूँ तो मीन क्या हुआ कि मैं बिल्कुल बॉयलर के करीब जाके लगा रहा हूँ और लगाऊ भी एक है, तो मीन क्या हुआ कि एफिशिएंसी मेरी इंक्रीज मेरे पास नहीं, इतना ज़्यादा नहीं आएगा, कम आएगा। उसकी वजह क्या होगी कि मैं फीड वाटर हीटर में मेरे पास रिवर्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, स्टीम का प्रेशर और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, फीड वाटर नीचे पंप से आ रहा है उसका बहुत कम है, वो तो कंडेंसर टेम्परेचर के लगभग आ रहा है, आप ऊपर बॉयलर के टेम्परेचर के लगभग है। तो बात तो उधर ही आ गई, फिर वही बात है कि आपके पास स्टिल काफ़ी रिवर्सिबिलिटी आपके फीड वाटर में आ गई। तो अगर मैं उसको प्लेस करूँ, मैं कितना इंक्रीज करूँ, ये 222 तक फीड वाटर का टेम्परेचर राइज करने का मतलब ये है कि मैं उसको यहाँ पे प्लेस करता हूँ, यानी कि यहाँ पे स्टीम एक्सट्रैक्ट करवाता हूँ 222 सेंटीग्रेड वो टेम्परेचर है जो एग्जैक्टली उसके दरमियान वाला है, जो बॉयलर का सैचुरेशन टेम्परेचर और नीचे आपके कंडेंसर के सैचुरेशन टेम्परेचर के बिल्कुल दरमियान वाला है। तो उसके ऊपर मैं अगर स्टीम एक्सट्रैक्ट करवाता हूँ तो उसका एडवांटेज ये होगा कि देखिए आपको हायर एफिशिएंसी आपको दे होगा। तो अगर मैं बिलो साइड के ऊपर आता हूँ तो मीन क्या हुआ कि अगर मैं 100 लगभग 500 डिग्री में सिर्फ इंक्रीज करता हूँ टेम्परेचर उसका जो है अपना फीड वाटर का, तो मीन क्या हुआ कि अब मैं कंडेंसर के करीब आता जा रहा हूँ। तो अब जो कंडेंसर के करीब नीचे आता जाऊंगा तो उससे क्या होगा, फीड वाटर का टेम्परेचर ही आउट ही मेरे पास बहुत कम होगा, क्योंकि मैं स्टीम ही बहुत कंडेंसर के करीब जाके ले रहा हूँ, नीचे लोअर टेम्परेचर को स्टीम ले रहा हूँ टरबाइन से। तो उससे ये होगा कि जो फीड वाटर जा रहा है अब इकोनोमाइजर में या बॉयलर में जो जा रहा है वो ऑलरेडी इतना ज़्यादा टेम्परेचर पे नहीं जा रहा, जबकि हमारा फीड वाटर लगाने का मकसद ये था कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर पे जाए ताकि वहाँ रिवर्सिबिलिटीज़ कम हो। तो ये दोनों तरफ, एक इस तरफ अगर जाते हैं तो यहाँ पे आपके पास इंटरनल रिवर्सिबिलिटी फीड वाटर के अंदर बढ़ रही है, इस तरफ जाते हैं तो आपके पास इकोनोमाइजर की बढ़ रही है रिवर्सिबिलिटी। तो यहाँ आपके पास हमारे पास ऑप्टिमम पॉइंट आता है। ये बात समझा, एक फीड वाटर हीटर लगाना है। अगर हम 2 फीड वाटर हीटर लगाते हैं उस सिनेरियो में हम उससे हायर ऑप्टिमली प्लेस अगर हम हायर टेम्परेचर पे हम लोग कर सकते हैं, यहाँ हम हायर अचीव कर सकते हैं, जैसे हमारे पास 300 है, क्योंकि उसमें जब 2 लगेंगे तो जो सेकंड वाला होगा वो रिलेटिवली ऊपर ही आएगा ना, तो फिर उससे हायर स्टीम टेम्परेचर हम स्टीम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं ऑप्टिमली स्टिल प्लेस करके। तो उस सिनेरियो में हमारे पास ये इस तरह का करवाएगा। इसी तरह 3 के ऊपर, ये 4 के ऊपर, तो जितना आप बढ़ाते जाएंगे फीड वाटर हीटर्स उससे फिर अब हमारे पास क्या होता जाता है कि हम उस नंबर फीड वाटर हीटर बढ़ा के हम उसका जो है वो फीड वाटर टेम्परेचर हम राइज कर सकते हैं और स्टिल जो है वो हायर एफिशिएंसी के साथ। लेकिन एक के साथ ही हम वो नहीं कर सकते, अगर एक के साथ करेंगे तो अगेन वही डेल्टा टी बहुत ज़्यादा आपके पास आ जाएगा। तो जब नंबर ऑफ फीड वाटर हीटर बढ़ाने का मकसद यही है कि डेल्टा टी स्टिल हम क्लोज रखें और फीड वाटर एक में कुछ बढ़ाया, फिर सेकंड में कुछ बढ़ाया, फिर थर्ड में कुछ, फोर्थ में थोड़ा थोड़ा करते करते आपने उसका जो टेम्परेचर इंक्रीज करना चाह रहे हैं आपने इंक्रीज कर लिया। बात समझे, ये क्लियर है?
Yes, sir. क्रिटिकल प्रेशर साइकिल्स, अच्छा सुपर क्रिटिकल में ये है कि अगर आप उसको प्रेशराइज इतना करते हैं, आपके पास ये डोम की शेप की मैं पहले बात कर रहा हूँ। अब डोम हमारे पास ये बेसिकली क्या है, ये हमारे पास पॉइंट्स आते हैं, लेफ्ट साइड पे सैचुरेटेड लिक्विड पॉइंट है, राइट साइड पे हमारे पास सैचुरेटेड वेपर पॉइंट है। आमतौर पे हमारा क्या होता है, अभी तक हमने जो साइकिल डिस्कस की है, हम उन प्रेशर रेंज में रहते हैं जिस प्रेशर रेंज में क्या होता है कि आपके पास जो है एंथैल्पी या वेपराइजेशन यहाँ पे इन्वॉल्व होती है, जिसमें आपके पास बॉइलिंग आपके पास होती है, आपके पास यहाँ पे एक मिक्सचर रीजन होता है, इसमें वह वेपर और लिक्विड आपस में इक्विलिब्रियम में बेसिकली एग्जिस्ट करते हैं एक सर्टेन प्रेशर के ऊपर। अच्छा, लेकिन अगर आप उसको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर दें, ये जो पॉइंट होता है जो डोम के ऊपर, ठीक है, जो बेसिकली क्रिटिकल पॉइंट है, इसको हम बोलते हैं। अगर इस प्रेशर इससे भी बढ़ा दें, ऊपर जाते जा रहे हैं 200 psi 800 psi तक, तो अगर हम इससे भी बढ़ा दें, जैसा ये 3500 psi एब्सोल्यूट है, तो बढ़ा दें, तो उसमें क्या होता है कि आपके पास एंथैल्पी वेपोराइजेशन जीरो हो जाती है। तो उसमें बेसिकली आपके पास जो ये सेंसिबल बेसिकली उसका टेम्परेचर उसका बढ़ता गया यहाँ तक के यहाँ से जो आपके पास लिक्विड से डायरेक्टली वो वेपर में कन्वर्ट होगा। तो ये जो साइकिल्स हैं जिनमें आपके पास जिनका प्रेशर जो बेसिकली वो क्या होता है, क्रिटिकल ये प्रेशर होता है ना, क्रिटिकल प्रेशर, जिनके क्रिटिकल प्रेशर से हायर प्रेशर के ऊपर जो आपके पास पावर प्लांट या बॉयलर जो ऑपरेट करता है, उनको सुपर क्रिटिकल जो है पावर प्लांट या बॉयलर उनको कहा जाता है। तो ये सुपर क्रिटिकल में बेसिकली आपके पास ये जो टू फेज रीजन है ये आपके पास नहीं आता, उसको बेसिकली एस्केप करते हैं। तो इस तरह इसमें बेसिकली ये आपके पास यहाँ पे आपने इसको लगभग 1000 पे किया, उसके बाद इसमें भी स्टिल अगेन वही बात, इसमें आप रीहीट करते हैं। तो इसमें मजीद अगर इसमें भी आप फीड हीटर या अगर आप प्लेस करते हैं, तो अगेन फिर आपके पास यहाँ पे या आप कहीं स्टीम अगर आप सप्लाई करते हैं, तो जब लोअर प्रेशर के ऊपर आते हैं तो डेफिनेटली फिर आपके पास जो वो डेफिनेटली फिर आपके पास टू फेज रीजन आएगा। तो अदरवाइज जब आप इसके जो बॉयलर होता है उसका डिज़ाइन ही डिफरेंट है, वो बॉयलर का डिज़ाइन ही डिफरेंट है। जो आपके पास सब क्रिटिकल जो हम इससे पहले डिस्कस कर रहे थे, वो हमारे पास सब क्रिटिकल बेसिकली रनटाइम साइकिल या सिस्टम या पावर प्लांट हम लोग बात करते हैं। तो सब क्रिटिकल में बेसिकली देखा जाए तो हमारे पास तीन उस बॉयलर में हमारे पास तीन आते हैं। कॉनमाइजर आता है, फिर बीच में बॉयलर का सेक्शन आता है, यानी वो स्टीम जनरेटर बेसिकली कॉमन वर्ड हम यूज करते हैं। यानी उस स्टीम जनरेटर में सब क्रिटिकल स्टीम जनरेटर में कॉनमाइजर, फिर बॉयलर कौन सा होता है जिसमें लिक्विड से वेपर कन्वर्जन हो रही होती है, फिर आपके पास सुपर हीटेड वाला सेक्शन आता है। यहाँ पे आपके पास बेसिकली वही सीधा आपके पास यानी कि इसमें कोई बॉयलर वाला सेक्शन नहीं है। तो यहाँ आपके पास जब बेसिकली जो सब क्रिटिकल होते हैं उनमें एक आपके पास स्टीम ड्रम लगा होता है जिसमें स्टीम कलेक्ट होती है, फिर वो स्टीम आगे जाके सुपर हीटर को आप देते हैं। यहाँ पे आपके पास वो कंसेप्ट नहीं होता, ये टोटली डायरेक्टली आपके पास वही ट्यूब उन्हीं में बेसिकली फिर आगे जुड़ जाती है, फिर आगे वो जब लिक्विड से वेपर में डायरेक्टली कन्वर्ट हो रही होती है स्टीम। लेकिन डेफिनेटली जब इतने हायर प्रेशर हैं तो यहाँ पे आपके पास जो है वो मेटलर्जिकल फिर आपके पास लिमिट्स आपके पास मटीरियल ऐसे हों कि जो बेसिकली उन हायर प्रेशर्स और टेम्परेचर को सस्टेन कर सकें। बट द थिंग इज हायर ज़्यादा आप हायर प्रेशर और टेम्परेचर सस्टेन कर सकते हैं, डेफिनेटली सिस्टम नोट कीजिएगा। Disadvantage of the supercritical pressure cycle, however, is that the expansion from point 1 to the condenser pressure would result in very wet vapor in the later stages of the turbine, and supercritical pressure cycles invariably use reheat and often double reheat. अच्छा, अब इसमें वही चीज़ है जिसमें हम आते हैं ना, ये हमारे पास होती है ये टू फेज आता है। टू फेज में इवन अब बेटा में अगर लोअर प्रेशर को हम काम कर रहे हैं, तो इसमें अगर अब सुपर हीट की तरफ जाते हैं ना, तो आपके पास वैसे ही डोम में राइट साइड पे शिफ्ट होते हैं। तो अब जब कंडेंसर की तरफ जाता है तो आपके पास क्या होता है, वो स्टीम रिलेटिवली बेटर कंडीशन होता है, स्टीम में जो है स्टीम की क्वालिटी बेटर होती है। लेकिन सुपर क्रिटिकल में यही इशू है कि आप क्योंकि यहाँ पे देखें ये हाई टेम्परेचर की एक लिमिट है। अब ये काफ़ी स्टीम है, अब लेट्स सपोज 1000 है या 1050 जो भी एक लिमिट थी उस तक जा सकता है। अब उसके बाद जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो इनकी जो क्वालिटी आउटलेट के ऊपर वो बहुत कंप्रोमाइज होगी, तो जो कि टरबाइन के लिए बेसिकली वर्किंग के लिए सही नहीं है। तो इसलिए फिर क्या करें, इसमें हमेशा इसमें जो है बेसिकली रीहीट की जाता है, इवन डबल रीहीट भी इसमें किया जाता है, ताकि आउटलेट के ऊपर जो है आपके पास
जो क्वालिटी है वो आपके पास वो बेहतर है। तो माइट भी सुपर जो आपके पास सिंपल हैं उनमें माइट भी एक सुपर हीट भी इनफ हो, बट ओनली वन सुपर हीट इनफ हो या वन रीहीट इनफ हो। इसमें आपके पास इवन रीहीट भी जब वो डबल रीहीट की जाती है। अच्छा, जनरेशन का कंसेप्ट है, सिंपली आपको दे देता हूँ, अभी उनको क्लास भी होगी, बस सिंपल से बता देता हूँ। सिंपल सा कंसेप्ट है, जिस तरह को पहले बताया था कि प्रोसेस टीम, ठीक है। तो अगर आप एक ऐसा प्लांट है उसकी वो दोनों रिक्वायरमेंट के लिए उसको यूज़ करते हैं, आप इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी यूज़ कर रहे हैं, उसको स्टीम के लिए भी यूज़ कर रहे हैं, या इवन हीट के लिए भी ना, वो स्टीम चाहे जाके आगे प्रोसेस कहीं एज अ हीट के तौर पे यूज़ हो रही है या किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ हो रही है, तो मेनली वहाँ से तो आप एक्सट्रैक्ट जो कर रहे हैं। तो इसलिए जो आपके पास जब वो यानी कोजनरेशन मतलब ये है कि आप उस पावर प्लांट से जो आपका आउटलेट एनर्जी ले रहे हैं वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी ले रहे हैं और प्लस इन द फॉर्म ऑफ हीट या इन द जो आप स्टीम की फॉर्म में ले रहे हैं। डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर आप ले रहे हैं, माइट बी स्टीम टरबाइन में जिस पॉइंट के ऊपर जो भी टेम्परेचर आपके पास रिक्वायर्ड है या स्टीम का स्पेसिफिक प्रेशर टेम्परेचर रिक्वायर्ड है जिसके ऊपर भी, तो ये दोनों आप रिक्वायरमेंट उससे एक से पूरी करें तो इस या तो बेसिकली इसको हम को जनरेशन कहते हैं। इसमें मेनली बेसिकली बाय द वे इसमें पॉली जनरेशन का कंसेप्ट आता है जिसमें बेसिकली कूलिंग भी आ जाती है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, हीटिंग एंड इवन कूलिंग, ठीक है। तो वो बेसिकली आपको वो हीट प्रोड्यूस देते हैं, फिर इवन उस हीट को फिर आप कन्वर्ट करते हैं इसमें जो चिलर्स वाला यूज होता है उसको हीट को फिर वो कूलिंग भी कन्वर्ट करते हैं। तो बेसिकली आपके पास इस तरह डिफरेंट पॉली जनरेशन या कोजनरेशन के कंसेप्ट हैं। आमतौर पर देखें ना डेवलप्ड कंट्रीज में बेसिकली जो है यही कोजनरेशन या पॉली जनरेशन का कंसेप्ट है। वहाँ पे पावर प्लांट जो है वो आमतौर पर स्पेसिफिकली डेडिकेटेड होता है एक सिटी के लिए, तो वो सिटी की जो भी हीट की रिक्वायरमेंट या उसकी इलेक्ट्रिसिटी की सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर होता है। वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हीटिंग या कूलिंग आमतौर पर डिस्ट्रिक्ट हीटिंग सिस्टम वहाँ पे लगे होंगे। वो क्या करेगा, पावर प्लांट की जो इलेक्ट्रिसिटी तो जा रही है लेकिन उसके अलावा प्लस वहाँ से पावर प्लांट से स्टीम जा रही होगी जो कि थ्रू पूरे सिटी में डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी। उसके डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन के हेड्स होंगे, वहाँ पे जाके फिर उसके बाद आपके वहाँ पे जो है आपके किचन में आपके शावर तक वो जो बेसिकली स्टीम जा रही होगी, जहाँ पे आपको जो है वो हॉट वाटर आपको मिल रहा होगा आपके शावर में और आपके किचन में 24 आवर। तो इस तरह वो पावर प्लांट ओवरऑल पूरी सिटी की इलेक्ट्रिसिटी और हीट की डिमांड को पूरा कर होता है। और इसके अपने एडवांटेजेस हैं। इसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, इसके अपने एडवांटेज हैं, लेकिन हम चलें नेक्स्ट टाइम में इस पर थोड़ा सा हम लोग ना बात कर लेंगे। नहीं यस सर। यार पिक्चर जरा बना लो हैं अटेंडेंस की। अच्छा